हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, अभी अपन करने जा रहे हैं मॉर्निंग के अंदर। आपको पता ही अपन क्या करते हैं, एसएससी जीडी के सवाल करते हैं, जितने भी सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के, ठीक है। और इवनिंग में अपन क्या करते हैं, इवनिंग में अपन करते हैं एसएससी सीजीएल के जितने भी सवाल पूछे गए वो सारे के सारे सवाल अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है या फिर मॉडरेट लेवल के जितने भी सवाल बन सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे सवाल अपन मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में करते हैं। मॉर्निंग वाला सेशन स्पेशल जीडी वालों के लिए रहता है, और जो इवनिंग वाला सेशन है वो हर एग्ज़ाम के लिए रहता है, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सबको कवर करेगा ये इवनिंग वाला सेशन। और मॉर्निंग वाला सेशन ये है कि भाई आपके अगर प्री के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसके लिए ठीक है, चाहे वो कोई सा भी प्री का एग्ज़ाम हो, तो मॉर्निंग वाले सेशन से अपने को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों क्लास लेना बहुत ही ज़रूरी है। और चैनल पे नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है मेरे भाई। डेली की डेली दो क्लासें चलती है यहाँ पे। और भी अगर मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं अलग से भी क्लास बना लेता हूँ उसकी, ठीक है मेरे भाई। सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल पर नए आते हो तो, और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। 420 के कितने धनात्मक गुणनखंड है ये आपको बताना है। कितने नंबर है जो 420 को काट सकते हैं, कहने का मतलब। जैसे अगर छोटी संख्या होती तो अपने को पता लग जाता, लेकिन इस तरीके के सवाल आ जाए तो फिर अपन क्या करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है मेरे भाई। 420 के कितने धनात्मक गुणनखंड है 420 के। अब सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। क्या करना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। प्राइम नंबर कैसे, जैसे अपन इसको तोड़ लेते प्राइम नंबर में, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, देखना इसको अपन कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, और 42 का तो काम खत्म हो गया। अब 10 का काम और करना है, क्योंकि इसको अपन 42 गुणा में 10 लिख सकते हैं। 42 गुणा में 10 भी 420 ही होता है। और 10 को किस तरीके से तोड़ेंगे, 5 गुणा में 2। 10 को किस तरीके से तोड़ेंगे, अब ये पूरा टूट चुका 420, ठीक है। ये 420 प्राइम नंबर में टूट चुका है पूरा। अब देख लो 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर आ रही है 2 इंटू 3 की पावर कुछ नहीं है, 5 की पावर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इंटू में 7। ये तोड़ दिया अपन ने पूरा 420 को प्राइम नंबर में। अब क्या करते हैं, जैसे ये 1 की पावर p है, b की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब पावर क्या है 1 है। क्या करना है, धनात्मक गुणनखंड जब भी निकालने को बोले पावर में 1 प्लस करना है। जैसे यहाँ पे 2 + 1 करेंगे तो कितना हो गया 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू में जितनी भी पावर है, जैसे यहाँ पे 1 1 1 पावर है, तो आपको क्या करना है, पावर के अंदर +1 करना है। जैसे ये 2 थी पावर, मैंने +1 करके 3 कर दिया। पावर 1 1 1 है तो अपन क्या करेंगे, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, पावर में +1 करके और सभी पावरों का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 24। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ना है। ऐसे सबसे पहले उसको प्राइम नंबर में तोड़ना है। फिर आपको देखना है 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। जो पावर में आ रहा है उसमें +1 करके और सभी पावर की गुणा कर देनी है, तो अपना सवाल बिल्कुल एकदम सोल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये प्रोसेस रहता है धनात्मक गुणनखंड निकालने का, फैक्टर निकालने का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, सारे के सारे जीडी के सवाल है जो पूछे हुए हैं, मेरा एक भी सवाल नहीं है। a + b अपॉन b का रेशियो अपने को दिया है कि ये रेशियो है 7 और ये रेशियो है 3। जब b की वैल्यू अपने को पता है 3 है और a + b की वैल्यू 7 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब जो भी अपने को निकालने को बोला है वो निकाल लीजिए। ये वैल्यू अपने को निकालने को बोली है तो वैल्यू निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। a की वैल्यू पुट करोगे तो 3 तिया 9, 9 में से 4 गया तो a की वैल्यू 4 है तो 3 चौक 12, 12 - 3 करोगे तो 9। इधर 7 है, 7 चौक 28, 28 में से 12 माइनस करोगे तो 16। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9:16। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा 9:16। a + b की वैल्यू अपने को पता थी, b की वैल्यू अपने को पता थी, a की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली। a + b की वैल्यू 7 है, इसमें से b की वैल्यू अगर 3 है तो a की
ए की कितनी बच जाएगी, 4 बच जाएगी। बस ए और बी की वैल्यू उठा के जो अपने को बोला है ये इसके अंदर रख दो उठा के। आंसर क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 में से 3 गया तो 9, 7 चौक 28 और 28 में से 12 गया तो 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:16। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, किसी संख्या में 16 से 2/3% की अगर मैं कमी कर देता हूँ तो संख्या कितनी हो जाती है, 175 प्राप्त होती है। 16 से 2/3 का मतलब क्या हो गया, 1/6। अगर मैं 6 में से 1 की कमी कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5, और उस 5 की वैल्यू मेरे को दी हुई है 175। क्या दी हुई है, 175। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 तिया 15, 5 25, 1 की वैल्यू आ गई 35। अपने को निकालनी क्या है, संख्या, संख्या क्या है नीचे वाली, 1 की वैल्यू 35, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 दूनी 70 और 70 तिया 210, यानी 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये फेमस सवाल है जो हर बार पूछे जाते हैं, और वो भी एक शिफ्ट में नहीं, कम से कम भी 15, 20, 25, 30 शिफ्टों में पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो आसान, बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शायद 20-25 शिफ्टों में पूछा गया है ऐसे ऐसे सवाल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल पे। ये वाला सवाल तो वर्ल्ड फेमस सवाल है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे छोटे से लेके बड़ा तक कोई सा ही एग्जाम हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जब इसे 5, 6 और 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है मेरे भाई, अब सबसे पहले इस तरीके के सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं किसका, 5, जो संख्या दी हुई है उसका, 5, 6 और 8। तो इसका एलसीएम मेरे भाई कितना हो जाएगा, 120। एलसीएम लेना आपको आता है, नहीं आता तो मैंने कई बार सिखा रखा है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 120। अब रिमाइंडर अपने पास प्रत्येक स्थिति में 3 रहना चाहिए। रिमाइंडर 3 कब बचेगा, जब वो नंबर 120 से एलसीएम से 3 ज़्यादा होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 123। आंसर क्या आ जाएगा, 123। ये तो है पूरा मेथड करने का। अब आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, प्रत्येक में से 3 माइनस कर लो तो कितना बच गया, 240। इसमें से भी 3 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 240। इसमें से भी 3 माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 120। इसमें से भी 3 माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 140। ये आपको मन का मन में करना है, वहाँ पे लिखना नहीं है इतना। ठीक है, अब आप इसे 6 से काट के देख लो। 6 से कौन कौन सा नंबर, ये यहाँ पे 240 नहीं आएगा, ये यहाँ पे 114 आएगा। ठीक है, 114। अब आप देख लो 6 से कौन सा नंबर कटता है, ये कटता है, बिल्कुल कटता है। ये वाला नहीं कटता, ये वाला कटता है क्या, ये वाला भी नहीं कटता, और ये वाला कटता है, बिल्कुल कटता है। 8 से सब कटते हैं, 5 से भी सारे कटते हैं, लेकिन अपने को छोटी से छोटी संख्या लेनी है। 240 और 120 में से छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है, 120 वाली, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 123। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हो, पूरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया। दोनों तरीक़ों से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 2 मेथड है, ये पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड है। ठीक है मेरे भाई, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, 9 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। 9 का पूछ ले, किसी भी नंबर का पूछ ले। तो 9 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होता है, पहले मैं पूरा सवाल समझा रहा हूँ। 9 के पहले 5 गुणज मतलब 9, 18, 27, 36 और 45। ठीक है, ये 9 के पहले 5 गुणज। अब सबसे पहले तो आप इनके बीच का गैप देखोगे, सबके बीच का गैप क्या है, सेम सेम है। सबके बीच का गैप सेम सेम है, सब में 9 का गैप है, सब में सब में 9 का गैप है, यानी सीरीज क्या बन रही है, एपी की सीरीज बन रही है, सीरीज बन रही है एपी की। ठीक है, लेकिन आपको इतना सब कुछ नहीं करना है। आप या तो अगर जैसे अगर ओड बोला है कि 5, 6 है ना, अगर ओड बोला है 5, 7, 9, तो आपको क्या करना है, बीच वाला नंबर लेना है, वही उसका औसत हो जाएगा। क्या करेंगे, बीच वाला नंबर ले लेंगे, वही उसका औसत हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, 27। ये तो है पूरा मेथड। अब आप इसको अगर इवन में दे दे, इवन में, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो फिर आपको क्या, फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 9, प्लस लास्ट नंबर क्या है, 45 और डिवाइड बाई 2। तो भी आंसर अपना कितना आएगा मेरे भाई, तो भी आंसर आएगा 27। तो ये 2-3 तरीके, आप किसी भी तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो। ओड अगर बोला गया है तो डायरेक्ट बीच वाला नंबर ही आंसर है।
अगर इवन में है संख्या तो फिर आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लो और 2 का भाग दे दो, वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 27 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चीज़ें समझने में अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए आप, इतना फेमस सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लेना। ठीक है, कम से कम भी ये 30-35 शिफ्टों में पूछा गया है ये वाला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है मेरे भाई, लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया है कि बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 2:3। ठीक है, यदि 25% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो उन स्कूली छात्रों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। अब आप खुद बताओ, 25% लड़के अगर छात्रवृत्ति लेते हैं तो कितने नहीं लेते होंगे, 75% नहीं लेते होंगे, यही नहीं लेते होंगे रेशियो में। अगर 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही है तो कितनी नहीं लेती होगी, 70% नहीं लेती होगी। अब आपको इस तरीके के सवाल में क्या करना होता है, मैंने पहले भी कई दफ़ा बता रखा है, मैंने एक सवाल भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए और मैंने नहीं कराया। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 75 और 70 में से 70 है, तो 70 को मान लो कि मेरे हिसाब से तो टोटल 70 है जो छात्रवृत्ति जो नहीं लेते हैं। लेकिन आप देखोगे कि 75% भी नहीं ले रहे तो कितना परसेंट ज़्यादा है, 70 से 5% ज़्यादा है। कितनी जगह, 2 जगह ज़्यादा है। तो जो आ रहा है ना ये 2 ज़्यादा निकल के 5% ज़्यादा है, कितनी जगह, 2 जगह, यानी टोटल 10% ज़्यादा निकल के आ रहा है। इस 10% को आप क्या करोगे, टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने, 5, सभी में बांट दो 5 में, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 70 + 2 यानी 72% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 72% इज द करेक्ट आंसर। सबसे आसान तरीका है, अगर संख्या ज़्यादा बड़ी हुई ना तो फिर ये वाला तरीका द बेस्ट है। अगर गुणा करना इतना आसान है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो डायरेक्ट, देखना डायरेक्ट कैसे करोगे, 75 दूनी 150 और 7 तिया 21 यानी 210। तो आप देखोगे कि 210 और 150 कितना हो गया, 360 हो गया। अब 360 में आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो, 2 और 3 5 का, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 72। तो अगर संख्या छोटी है तो आप गुणा करके भी कर सकते हो, अगर संख्या बड़ी है तो ये वाला मेथड तो द बेस्ट है, इसकी तो कोई होड़ ही नहीं कर सकता। ठीक है मेरे भाई, ये वाला मेथड तो द बेस्ट है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल में। ये वाला सवाल देखो बताओ, किसी संख्या के 60% में से 60 घटा दिया जाए तो संख्या 60 ही आती है। कोई भी संख्या का 60% है, उसमें से मैं 60 माइनस कर दूं तो वो जो संख्या आती है वो 60 ही आती है। यानी 60% की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई, 60% की वैल्यू हो गई। ये माइनस का 60 इधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा, यानी 60 और 60 कितना हो गया, 120। 60% की वैल्यू 120, कितने गुना है, 2 गुना है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 200। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 200, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल था। 60% में से 60 माइनस कर रहा है तो बच भी कितना रहा है, संख्या भी 60 ही आ रही है। ये माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया, 60 और 60 120। 60% की वैल्यू 120 तो 100% की वैल्यू 200। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये वाला सवाल देखो, बहुत फेमस सवाल है ये वाले सवाल देख लेना, करीब करीब हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। 19 संख्याओं का औसत जो है वो 8.5 है। ठीक है, यदि 63 मान वाली एक संख्या को गलती से 25 के रूप में दर्ज कर दिया, मतलब मान ज़्यादा था उसको कम लिखा तो औसत 8.5 आ रहा है। अब 8.5 से औसत ज़्यादा आना चाहिए, तो 7.5 से कम वाले तो वैसे भी कट गए, 7.5 था जो ये कट गया, 8.5 से छोटा है ये। अब आप देखो 63 था उसको लिख दिया 25, कितने की कमी हुई थी, भाई साहब 38 की। तो अब जो ये 38 है वो सभी में टोटल ज़्यादा बटेगा, तो 38 की कमी थी कितनी संख्याओं में, कमी थी, टोटल 19 संख्याओं में, यानी प्रत्येक को 2-2 ज़्यादा मिलना चाहिए था। एवरेज कितना था, 8.5, इसलिए 2-2 की कमी थी तो 2-2 जोड़ देंगे सभी में, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, 10.5। ये इसका करेक्ट आंसर है, 10.5। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोबारा समझा रहा हूँ, लिखना था 63,
लिख दिया 25, यानी एवरेज में कमी हो गई। भाई लिखना था 63, लिख दिया 25, तो 38 की कमी हो गई सभी में। टोटल 38 नंबर की कमी हो गई। टोटल कितने नंबर थे? 19 संख्याएं थी, 19 संख्याओं में 38 नंबर की कमी हो गई, यानी प्रत्येक में 2-2 अंक एवरेज जो है वो कम मिल रहा है। तो अब उसको ज़्यादा मिलेगा एवरेज, क्योंकि 25 की जगह 63 लिखेगा तो एवरेज ज़्यादा मिलेगा। तो 8.5 से कितना ज़्यादा मिलेगा? प्रत्येक संख्या को कितना कितना मिल रहा है? 2, यानी एवरेज क्या हो जाएगा? 10.5। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। लिखा हुआ है 25% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब अगर चीज़ अगर 100 की थी तो उसको कितने पे बेच रहा था? 125 पे। अब क्या बोल रहा है सवाल में? यदि क्रय मूल्य 20% कम हो जाता है, क्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा? 20% कम, यानी 80 हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है? यदि उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? उसी विक्रय मूल्य पर, यानी अभी भी विक्रय मूल्य 125 ही है। 80 की चीज़ को आप 125 में बेच रहे हो। पहले तो काट दो, कट रहा है तो 5 से कट जाएगा 16, ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। यानी कितने 16 की चीज़ को 25 में दे रहे हो। 9 का प्रॉफिट 16 पे, 9 का प्रॉफिट 16 पे इंटू में 100, काटा पीटी करो, 4 से काटो, 4 चौक 16, ये 25 आ गया। यानी कितना आ गया निकल के? 225, 25 नमानी 225 डिवाइड बाई 4, काटा पीटी करो, कितना आएगा? 4 पंजे 20, 2 बच गया, 4 छंग 24, 1/4। तो आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 56 सही 1/4। ए ऑप्शन विल बी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 56 सही 1/4%। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 56 सही 1/4%। दोबारा समझा रहा हूँ, कोई चीज़ होती है वो अपने आप में 100 की होती है, उसको 25% के लाभ पर यानी 125 में दे रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर सीपी जो है, ये वाला सीपी है, अगर सीपी को 20% कम कर दूँ तो अब चीज़ रह गई 80 की, और एसपी अभी भी वही है 125। 5 से मैंने काट लिया 80 और 125 को कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो मेरे पास निकल के आया कि मैं 16 की चीज़ को 25 में दे रहा हूँ, यानी 9 का प्रॉफिट हो रहा है 16 पे, तो 100 पे कितने का होगा? इंटू 100 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 56 सही 1/4%। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, ऐसे सवाल आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, पूरा तरीका भी मैंने कई बार बता रखा है, उस तरीके से भी कर सकते हो। तो बढ़िया है कि ऑप्शन से किया जाए तो द बेस्ट तरीका है। बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो 9, 12, 15, 20, 24, 72 से डिवाइड हो जाए और शेषफल 3 दे दे। तो अभी मैं आपको बाई ऑप्शन बता रहा हूँ, आप पूरे तरीके से भी मैंने कई बार बता रखा है, वैसे भी कर सकते हो। शेषफल 3 बच रहा है और संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। 9 से कब विभाजित होगी संख्या? जब उसके डिजिटल सम, जैसे 9 का रूल क्या बोलता है कि अंकों का जो सम है, अंकों का सम जो है वो 9 से कट जाना चाहिए, वही संख्या 9 से डिविजिबल होगी। रिमाइंडर 3 दे रही है तो 3 3 माइनस कर दो, 3 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 14। इसमें से 3 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 24। इसमें से 3 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 16। इसमें से 3 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 18। अब आप खुद बताओ कि क्या 14 9 से कटता है? डिजिटल ये जो टोटल जो अंकों का जो टोटल सम है वो 9 से कटना चाहिए। क्या ये 9 से कटता है? 14 नहीं कटता। 24 कटता है? नहीं कटता। 16 कटता है? नहीं कटता। 18 बिल्कुल कटता है। तो आंसर मेरा भाई क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 21, और 21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि रिमाइंडर 3 माइनस कर दिया तो जो अंकों का योग है वो 18 बन रहा है, और 18 9 से डिविजिबल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला तरीका होता है एग्जाम में करने का। वहाँ पे आपको किसी को बताना नहीं है पूरा सवाल एक पेज का सोल्व करके कि मैंने पीएचडी कर ली है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। समचतुर्भुज तो ऐसा है ना, रोम्बस, रोम्बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। रोम्बस, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2, दोनों डायगोनल का गुणा और डिवाइड बाई 2, ये इसका होता है क्षेत्रफल। रोम्बस का एरिया होता है ये एरिया होता है रोम्बस का। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले दोनों के दोनों डायगोनल पता होने चाहिए। अब दोनों डायगोनल पता होने चाहिए। एक डायगोनल अपने को पता है 70 है। ठीक है, एक डायगोनल अपने को पता है 70 है, दूसरा डायगोनल अपने को निकालना है। देखना, अब समझना चीज़ों को।
ये मेरे पास एक रोम्बस है, ठीक है। इसका एक विकर्ण मेरे को दिया है 70, एक विकर्ण मेरे को पता नहीं है। 70 का मतलब दोनों के दोनों आधे आधे हो गए, 35 हो गया। अब आप खुद बताओ, इसका परिमाप 148 है। परिमाप 148 है मतलब सारी की सारी साइड कितनी हो जाएगी, 148 डिवाइड बाई 4, यानी 4 तिया 12, 4 7 28, यानी साइड इसकी निकल के आ गई 37 निकल के आ गई। अब आपको ट्रिपलेट पता है या नहीं है? अगर आपको ट्रिपलेट पता नहीं है तो अभी मैं थोड़ी सी देर के अंदर मेरा ग्रुप है टेलीग्राम चैनल, जो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। क्या करूंगा, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे मैं ट्रिपलेट की पीडीएफ आपको डाल दूंगा। क्या करूंगा, ट्रिपलेट की पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ट्रिपलेट देख लेना, ठीक है मेरे भाई। तो ट्रिपलेट होता है मेरे भाई किसका, ट्रिपलेट होता है 12, 35 और 37 का। किस किस का ट्रिपलेट होता है, 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट होता है अपने पास, ठीक है। अब अगर ये वाली 35, ये वाली 37, तो ये वाली 12, आधा विकर्ण 12 है तो पूरा कितना हो जाएगा, ये 24, ये 35 और 35 ये 70 हो गया था। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, अभी मैंने बताया हाफ इंटू, एक डायगनल अपने को 70 दिया हुआ था 70, दूसरा डायगनल अपन ने 12 और 12 24 निकाल लिया। तो आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 से काटो, 2 से काटोगे 12 बार, और 12 7 84, यानी 840 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पूरा सवाल को मैंने खोल के बता दिया है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो भी क्या निकल के आएगा, तो भी निकल के आएगा 12 ही, ठीक है। यानी 12, 35, 37 का ट्रिपलेट होता है, आप इसको याद भी रख सकते हो। अभी मैं ट्रिपलेट की पीडीएफ डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है मेरे भाई, तो आप वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे, आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल देखो। वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया। 45,000 रुपये वेतन था, डायरेक्ट कितना बढ़ गया, 48,150 हो गया, 48,150 हो गया। अब नीरा ये कह रही है कि मेरे सैलरी में कितने % की वृद्धि हुई मेरे को बताओ, ठीक है। तो 45,000 से 48,150 हो गया, ठीक है, मतलब कितने की वृद्धि हो गई, आप देखोगे 3,150 की वृद्धि हो गई। 3,150 की वृद्धि किस पे, 45,000 पे। तो 100 पे कितने की होगी, इंटू में 100 कर दो, 2 जीरो से उड़ा दो, 2 जीरो, 1 जीरो से उड़ा दिया, 1 जीरो। अब 315 डिवाइड बाई 45, यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो कि 7 की गुणा करेंगे तभी 315 आएगा। तो 7% की वृद्धि हुई है इसके सैलरी में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा 7%, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 7%। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा इसका 7%। 3,150 की वृद्धि 45,000 पे, तो 100 पे कितने की होगी, इंटू में 100 कर दिए, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई, 7% की, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला सवाल देखो। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 14:17, 14:17 ये दिया है 14:17, ठीक है। सही से लिखने दो यार इसको, ये सही से नहीं लिखने में। 14:17, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6 से 7 हो जाता है। 8 वर्ष बाद हो रहा है, 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 6 से 7 हो रहा है। अब आप देखो क्या ये बराबर बराबर बढ़ रहेगा, ये तो घट रहा है, तो बराबर बराबर कैसे करेंगे। अब नीचे वाला जो गैप है 1 का, उसकी गुणा करेंगे ऊपर, और ऊपर वाला जो गैप है कितने का, 3 का, उसकी गुणा करेंगे नीचे। तो रेशियो क्या क्या बनेगा, ये वाला रेशियो भूल जाओ। अब नए वाले रेशियो पे आओ, 14:17, और 6 तिया 18 और 7 तिया 21। आप देखोगे दोनों में 4-4 यूनिट बढ़ रहे हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्या बोला है अपने को कि 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 साल बाद, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 2 आ जाएगी। अपने को क्या बोला है, उनकी वर्तमान के बीच का अंतर क्या होगा, आयु के बीच का अंतर। तो अब मेरे भाई आप चाहे अभी की करो, चाहे प्रेजेंट की करो, चाहे बाद की करो, जो अंतर है वो हमेशा सेम रहेगा। दोनों के बीच कितने का अंतर है, 3 का, नीचे भी 3 का, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू 6, 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
6 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले अगर रेशियो से अगर सेम सेम यूनिट नहीं बढ़ रहा तो नीचे वाला जो गैप है 1 का उसकी गुणा कर दी ऊपर, और ऊपर वाला जो गैप है 3 का उसकी गुणा कर दी नीचे। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो बन गया सेम 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 यूनिट बढ़ रहा है, दोनों में 4 यूनिट बढ़ रहा है। 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 8, तो 1 की 2, तो दोनों में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, तो 3 की वैल्यू 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, स्टार लगा लेना। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है, ये 3 और 8 मैंने लिख दिया। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दे तो रेशियो 2:5 हो जाता है, तो रेशियो कितना हो रहा है? 2:5, और दोनों में क्या क्या कर रहा है? 8 अंक जोड़ रहा है। लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, शुरू वाले में लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट तो 5 दिया 15 और 8 दूनी 16, तो 16 और 15 का गैप 1 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 16 और 40 का गैप 24 का, तो 1 की वैल्यू 24। बोला है उन संख्याओं का योग कितना होगा। योग कितना हो रहा है मेरे भाई? 8 और 3 11, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 चौक 44, 4 11 दूनी 22 और 4 26, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 264। आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इतना स्टेप नहीं करना है, बाकी ये तो पूरा प्रोसेस है करने का। अब आप चाहो कि मेरे को तो शॉर्ट में निकालना है, तो शॉर्ट में भी आप निकाल सकते हो। बोला क्या था? उन संख्याओं का योग कितना होगा। योग होगा मेरे भाई 11 का मल्टीपल, 8 और 3 11 हो रहे, तो 11 का मल्टीपल होगा। क्या 240 11 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या 120 11 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या 288 11 का मल्टीपल है? नहीं है। सिर्फ 264 जो है वो 11 का मल्टीपल है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है तो। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो फिर आपको इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात आ गई बात समझने में? चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। आरती और रीता एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। आरती है प्लस रीता है, दोनों मिलकर एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, और आरती अकेले इस काम को 10 घंटे में कर सकती है। तो एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आ गया? 40। इफिशिएंसी कितनी कितनी आ गई मेरे भाई? 8 पंजे 40 और 10 चौके 40, यानी आरती की कितनी आ गई? 4, और आरती और रीता की ये 5, तो रीता की कितनी बच जाएगी? 1 बच जाएगी, ये बच जाएगी। अब क्या बोला है? रीता अकेले उस काम को कितनी देर में कर सकती है। काम कितना है? टोटल 40। रीता की इफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो कितने दिन में कर देंगे मेरे भाई? 40 दिन में। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल देखो। इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि क्वांटिटी को इक्वल करना है, लेकिन क्वांटिटी को इक्वल जब ही करना है जब दोनों में पैसे अलग अलग हो। यहाँ पे पैसे सेम है भाई, 48 रुपये में 12 खरीद रहा है, तो सीपी कितना हो गया? 48 बटा में 12 यानी 4, और एसपी कितना हो गया? 48 बटा में 8 यानी 6 हो गया। अरे ये 4 और 6 कैसे आया? 48 बटा में 12 तो 4, और 48 बटा में 8 तो 6, यानी 4 की चीज़ को 6 पे दे रहा है, 4 की चीज़ को 6 पे दे रहा है, या फिर ऐसे भी 2 से काटोगे तो यानी 2 की चीज़ को 3 पे दे रहा है। 2 की चीज़ को 3 पे, तो कितने का परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा? 1 का प्रॉफिट 2 पे, तो 100 पे कितने का आएगा? 50% का। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 50%। कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 50% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ये दोनों में पैसे अलग अलग होते, दोनों में पैसे अलग अलग होते तो फिर अपन क्या करते? फिर अपन करते क्वांटिटी को सेम, 12 और 8 को सेम बनाते, 24 बनाते हैं। फिर जिससे गुणा किया, जैसे 24 बनाने के लिए ऊपर 2 की गुणा करते, तो फिर 2 की गुणा पैसों में करते हैं, वो वाला तरीका। ठीक है, जो मैंने बता रखा है कई बार। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल बताइए। गुरप्रीत, नाम तो बढ़िया है, शायद पंजाब की है। गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफ़ा खरीदा, तो उसे 20% की छूट मिलती है। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो 1000 रुपये और बचा पाती।
20% की छूट दे रही है और फिर के बोल रही है कि अगर 30% की दे देते तो 1000 रुपये बचा पाती। 20% और 30% दोनों के बीच का गैप कितने का? 10% का। तो उस 10% की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 1000। कितनी दी है? 1000 दी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों के आगे एक एक जीरो और चिपका दो, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10,000। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10% की वैल्यू 1000, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। ठीक है, ये 20% की छूट दे रही थी, अब अगर 30 की दे रही है तो 1000 रुपये और ज़्यादा बचा पा रही है, यानी दोनों के बीच का गैप ही है 1000 रुपये। तो 10% की वैल्यू 1000, तो 100% की वैल्यू 10,000। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाला सवाल देखो क्या बोला है। सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट मार्क लगा लियो। बोला ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करी जाती है, तो इतनी रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर कितने समय में इतनी हो जाएगी। ठीक है, धनराशि कितनी थी? 625000 और हो कितनी गई? 831875। ठीक है मेरे भाई, अब आप क्या करो, सबसे पहले काटा पीटी स्टार्ट करो। कितने से काट सकते हैं आप इसको? मैं इसको 625 से काटूंगा तो 1000 आ जाएगा, और मैं इसको 625 से काटूंगा तो 1331 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आप देखो ये किसका क्यूब होता है? ये 10 का क्यूब होता है, और ये किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है। और रेट कितनी आ रही है? 10% ही आ रही है। 10 से 11 करूँगा तो 10 से 11 अगर होगी तो कितने का आएगा? रेट कितनी आ जाएगी? 10% ही आ जाएगी, जो पूरी सेटिस्फाई कर रही है सवाल से। और पावर कितनी आ रही है? 3, यानी टाइम कितना लगाएगी? 3 साल का। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 साल ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 सालों में ये राशि इतनी से इतनी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर क्या आ गया? 3 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और रेट भी 10% ही आ रही है। ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसको तो आप हटा भी सकते हो, आपको पता लग जाएगा। पावर कितनी आ रही है? 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 3 ईयर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 3 ईयर ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ये आज के अपने सवाल थे। कमेंट मेरे को जरूर करके बताया करो आपके कितने कितने नंबर आप लेके आ रहे हो सवालों में। जैसे आज मैंने 18 सवाल कराए, तो 18 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए, आपके कितने नंबर आए। हर सवाल 1 नंबर का है, तो आपको कितने नंबर मिले, कितने सवाल सही हुए, मेरे को बता दिया करो। क्लास को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, चलते अब मिलेंगे अपन शाम को CGL वाले सेशन में। उसके अंदर में बहुत प्यारे प्यारे सवाल कराता हूँ। ठीक है, और ज़्यादातर मेंस पे अपना फोकस रहता है, और ज़्यादातर जो अभी इस साल में जो जितने भी सवाल पूछे गए, चाहे CPO के हो, दिल्ली पुलिस के हो, हेड कांस्टेबल के, किसी भी तरीके के, वो वाले सवाल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी जो एग्ज़ाम होगा CGL वाला हो चाहे CPO वाला हुआ, तो उसमें भी मैथ्स का लेवल इतना हार्ड नहीं आ रहा है। तो देखो अब क्या होता है, जैसा भी होगा। बाकी मैंने हर तरीके के सवाल आपको करा दिए हैं यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, और उससे पहले मैं मिक्स क्वेश्चन नाम से क्लासें करवाता था, उसके अंदर मैंने सारे के सारे पेपर ऑलरेडी पहले सोल्व करवा रखे हैं। मिक्स क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको उसके अंदर। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।